और हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका भाषा शास्त्रियों का अनुमान है कि 7वीं शताब्दी के मध्य में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की आर्य भाषाओं में पुनः परिवर्तन का क्रम वेग से चल पड़ा था। अपभ्रंशों का सिलसिला यद्यपि पूरी तरह 14वीं शताब्दी में जाकर ही समाप्त हुआ, लेकिन ये सर्वमान्य तथ्य है कि 10वीं शताब्दी के अंत तक पहुंचते पहुंचते पाली, मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी आदि अपभ्रंशों से पूर्व, मध्य और उत्तर भारत की वर्तमान प्रादेशिक या जातीय भाषाओं का आधुनिक रूप बहुत कुछ स्थिर हो चला था। 8वीं-10वीं शताब्दी से ही मध्यकालीन धर्मांधता, बाह्याचरण, कर्मकांड और वर्णों व्यवस्था के कठोर बंधनों के विरुद्ध सारे देश की साधारण जनता में घोर असंतोष फैला हुआ था और कई जगह, विशेषकर बंगाल और बिहार की निम्न जातियों में अनेक वाममार्गी और कापालिक संप्रदायों के रूप में यह असंतोष नियंत्रित और अराजकतावादी रूप ग्रहण कर रहा था। इसी समय 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईरान की ओर से आए मुसलमानों के उत्तर सारक पर आक्रमण शुरू हो गए। महमूद गजनवी ने मारक पर 16 बार आक्रमण किए और उत्तर भारत के मंदिरों और नगरों को लूटने के साथ ही उसने पंजाब को एक स्थायी रूप से अधिकृत करके मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। मुहम्मद गौरी के आक्रमणों से पहले लगभग पौने 200 वर्षों तक पंजाब पर गजनवी सम्राटों का राज्य रहा। विदेशियों के आक्रमण और लूटपाट की कटुता के बावजूद भारतीय जनता पर मुस्लिम संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा, विशेषकर इस्लाम के एकेश्वरवाद और समानता के सिद्धांतों का। दो संस्कृतियों का संपर्क और लेन देन आरंभ हुआ। इन सब अंतर्बाह्य कारणों से देश में सांस्कृतिक पुंजोगरण की व्यापक लहर दौड़ गई, जिसने 12वीं 13वीं व 14वीं शताब्दी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और आसाम से काठियावाड़ तक जनजीवन में एक नई जागृति पैदा कर दी। देश की अन्यान्य प्रादेशिक भाषाओं में ये चेतना और जागृति संत काव्य, वीर काव्य और मत काव्य की परंपराओं के रूप में प्रतिबिंबित हुई। यही काल था जब देश की आधुनिक लोक भाषाओं में साहित्य की स्वना का आगमन हुआ। मुसलमान धीरे धीरे समस्त उत्तर भारत में फैल गए थे। अधिकतर यहाँ की निम्न जातियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार अधिकांश मुसलमान इस देश के ही मूल निवासी थे। जो बाहर से आए थे वे भी मुस्लिम राज्यों की स्थापना करके स्थायी रूप से यहीं बस गए थे, जिससे दोनों संस्कृतियों का मेल जोल और आदान प्रदान एक स्वाभाविक तथा अनिवार्य प्रक्रिया के रूप में युद्धों और राजकीय पक्षपातों के बावजूद बढ़ता गया। मुसलमानों, विशेषकर मुस्लिम फकीरों और सूफी संतों ने देश के सांस्कृतिक पुंजोगरण में हिंदू मत कवियों के समान ही पूरा योग दिया और देश की विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में उन्होंने भी काव्य साहित्य की रचना की। भारत के सांस्कृतिक पुंजोगरण की इस पृष्ठभूमि में विभिन्न प्रदेशों की मातृभाषाएं विकास करने लगीं। देशकाल की परिस्थितियों के अनुसार किसी भाषा में साहित्य रचना की धारा अपेक्षया तीव्र या मंद गति से चली, लेकिन ऐसी शायद ही कोई लोक भाषा हो जिसमें उस समय से ही लिखित अथवा अलिखित साहित्य की, मुख्यतः काव्य साहित्य की रचना का आरंभ न हो गया हो। हम पहले कह चुके हैं कि अपभ्रंशों से निकली हुई ये सब भाषाएं भी आर्य भाषाएं ही हैं। संस्कृत हिंदी ईरानी शाखा की प्राचीन काल से चली आती साहित्यिक भाषा थी। इस कारण जब देश की मातृभाषाओं का सांस्कृतिक पुंजोगरण के युग में साहित्यिक नवसंस्कार हुआ, तो ये स्वाभाविक ही है कि उन्होंने अपनी अपनी भाषागत विशेषताओं और व्याकरण और गठन को कायम रखते हुए आवश्यकतानुसार संस्कृत के विपुल शब्द भंडार से शब्द उधार लिए। बंगाली, मैथिली, मराठी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी आदि सभी भाषाओं के तत्कालीन काव्य प्रंथों में संस्कृत के असंख्य शब्द अपने तत्सम और तद्भव रूपों में प्रयुक्त हुए हैं। ऐसा होना अनिवार्य था। संस्कृत के शब्द भंडार की सहायता के बिना इन भाषाओं का आधुनिक विकास असंभव होता। लेकिन खड़ी बोली सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रारंभिक और मध्यकाल तक इसका अपवाद बनी रही। इसका मुख्य कारण यह है कि खड़ी बोली दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली थी, जहां मुहम्मद गौरी के समय से ही मुसलमान शासकों का साम्राज्य स्थापित हो गया था। ईरान से आए मुसलमान शासक और उनके अमीर उमरा फारसी बोलते थे। फारसी ही मुगल साम्राज्य के विघटन तक अर्थात लगभग 500-600 वर्षों तक मुसलमान सम्राटों की राज्य भाषा बनी रही। इसलिए खड़ी बोलों के साहित्य की धारा का विकास अन्य भाषाओं के स्वाभाविक विकास से भिन्न हुआ। शासन केंद्र के आसपास की बोली होने के कारण खड़ी बोली का साहित्यिक संस्कार होने में विलंब हुआ, और जब उसमें साहित्य रचना शुरू हुई तो उसके विकास ने तत्कालीन परिस्थितियों में जो दिशा पकड़ी उसने कालांतर में अनिवार्यतः उर्दू का रूप धारण कर लिया। केंद्र में ऊपर की श्रेणी के लोग, जिन्हें लिखने पढ़ने का चाव था, फारसी भाषा का ही प्रयोग करते थे। इसके फलस्वरूप दिल्ली के बाजारों, मुसलमान समुदाय की छावनियों आदि में, जहां हिंदू मुस्लिम व्यापारियों, राजकर्मचारियों और पढ़े लिखे लोगों का नित्य प्रति संपर्क
होता था। साधारण बोलचाल की भाषा खड़ी बोली में फारसी के शब्द उतनी ही बहुलता से प्रवेश कर गए जितनी बहुलता से अन्य मातृभाषाओं में संस्कृत के शब्द प्रवेश कर गए थे। यूं तो नरपति नाय और चंद बरदाई और फिर बाद में कबीर, सूर, तुलसी आदि की भाषा में भी फारसी के अनेक प्रचलित शब्दों का प्रयोग है, लेकिन वे शब्द मूल भाषा के व्याकरण और प्रकृति का उल्लंघन करके नहीं श्राते, नवे संस्कृत प्रभाव को हटाकर अपना एक छतन प्रभाव जमाते हुए दिखते हैं। वस्तुतः वे हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के मेल जोल और स्वच्छंद आदान प्रदान के प्रतिनिधि हैं। लेकिन दिल्ली दरबार के प्रभाव में खड़ी तोली का जो साहित्यिक रूप निखरा वह उर्दू की शक्ल में एकांततः फारसी का प्रभाव ग्रहण करके, इसीलिए 19वीं शताब्दी में देशकाल की नई परिस्थितियों में ऐतिहासिक दृष्टि से खड़ी बोली का पुनर्संस्कार अनिवार्य हो गया, अन्य भारतीय भाषाओं की तरह संस्कृत प्रभाव ग्रहण करके, जिससे आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदी उद के विवाद में चाहे जितनी अवांछनीय कटुता आए हो, दोनों के पक्षधरों ने एक दूसरे के विरुद्ध चाहे जो तक दिए हों, इतिहास के तथ्यों का अपने अपने पक्ष में चाहे जिस तरह इस्तेमाल किया हो, ये स्मरण रखना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय इतिहास को जिन मार्गों से चलकर वर्तमान तक पहुंचना पड़ा है, उनमें यह अनिवार्य था कि खड़ी बोली पहले उर्दू की शक्ल में विकास करती और फिर उसकी दो धाराएं हो जाती, एक उर्दू तो दूसरी हिंदी की। ये धाराएं कभी आगे मिल सकेगी और खड़ी बोली हिंदी उर्दू का कभी कोई सामान्य रूप विकसित हो सकेगा या नहीं, यह अनुमान की बात है, अतः इस स्थान पर उसका विचार करना असंगत है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भाषाओं का कोई धर्म नहीं होता, उर्दू मुसलमानों की और हिंदी हिंदुओं की भाषाएं या खड़ी बोली की साहित्यिक शैलियाँ नहीं हैं। खड़ी बोली की दो साहित्यिक शैलियाँ इस प्रकार के धर्मभेद के कारण नहीं पैदा हुई, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक आवश्यकताओं के कारण ही पैदा हुई, जिससे उन्हें अनिवार्यतः फारसी या संस्कृत के प्रभाव में अपना अपना भिन्न साहित्यिक संस्कार करना पड़ गया। दोनों ने देश की राजनीतिक एकता में समान रूप से भाग लिया है, पहले उर्दू ने, फिर राष्ट्रीय जागरण के युग से उर्दू और हिंदी दोनों ने, और इन ऐतिहासिक सामाजिक आवश्यकताओं ने ही खड़ी बोली हिंदी को अंत में देश की राष्ट्रभाषा बनने का गौरव प्रदान किया है। इसके साथ ही यह भी स्मरण रहे कि यद्यपि फारसी के प्रभाव में विकास करने वाले खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को उर्दू नाम बहुत बाद में प्राप्त हुआ, संभवतः 18वीं शताब्दी में ही, और अमीर खुसरो या उनसे भी 250 वर्ष पहले 11वीं शताब्दी में खड़ी बोली में कविता लिखने वाले ख्वाजा मसूद साद सलमान के समय से 16वीं-17वीं शताब्दी तक खड़ी बोली की कविता को हिंदी या हिंदवी या बाद में रेखता आदि नामों से ही पुकारा जाता था, लेकिन फिर भी उस कविता को उर्दू की काव्य परंपरा के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। खड़ी बोली हिंदी की काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता। ख्वाजा मसूद साद सलमान की हिंदी कविताओं का संग्रह अप्राप्य है, लेकिन अमीर खुसरो और मोहम्मद ओफी ने उनके हिंदी कविता संग्रह की चर्चा की है। उनके बाद बाबा फरीद शकरगंज, शेख हमीदुद्दीन नागौरी झत्यू 1274 ईशून्य, शेख शफुद्दीन बोली कलंद मृत्यु 1123 ईशून्य, अमीर खुसरो मृत्यु 11524 ईशून्य, शेख सिराजुद्दीन मृत्यु 1156-60, शेख शबुद्दीन मनेरी मृत्यु 1370-60, मखदूम अशरफ जहांगीर मृत्यु 11544 ईशून्य, शेख अब्दुल हक रुदौलवी मृत्यु 1433 ईशून्य, हजरत गैसुद्रास मृत्यु 1421-30, सैयद मोहम्मद जौनपुरी मृत्यु 1504 ईशून्य, शेख बहाउद्दीन बाजन मृत्यु 1406-60 आदि के खड़ी बोली में कबीर से पहले या उनके समय में लिखे बोल और दोहरे इस बात का प्रमाण है कि यदि 11वीं शताब्दी से नहीं तो 13वीं शताब्दी से ही प्रचलित हिंदी नाम से खड़ी बोली का फारसी अरबी शब्दों के मिश्रण से साहित्यिक संस्कार उस रूप में हो रहा था जिसका नाम कालांतर में उर्दू पड़ा। इसलिए यह महत्व की बात नहीं है कि उस समय उर्दू का नाम कोई जानता ही नहीं था। वस्तुतः उस समय की हिंदी का रूप आज की हिंदी से भिन्न था, वह आज के उर्दू का ही पूर्व रूप था। हिंदी शब्द आज खड़ी बोली की संस्कृत निष्ठ शैली के लिए रूढ़ हो गया है, अतः नाम सामे से विद्यार्थियों को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भाषा या शैली की विकास प्रगति को पहचानने की ही चेष्टा करनी चाहिए। खड़ी बोली हिंदी पथ इस तथ्य को अपनी संकीर्ण सांप्रदायिक दृष्टि के कारण देख समझने में असमर्थ हमारे इतिहासकारों ने खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय उसकी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए निरपवाद रूप से व्यर्थ ही इधर उधर हाथ पैर मारे हैं। उन्होंने ये दिखाने की चेष्टा की है कि यद्यपि मध्ययुगीन काव्य के क्षेत्र में राजस्थानी, अवधी या विशेष रूप से ब्रजभाषा का ही आधिपत्य रहा है, फिर भी साहित्य में खड़ी बोलों का प्रयोग भी 11वीं शताब्दी से होता आया है।
ये तथ्य निर्विवाद है, जैसा कि हम अभी उर्दू के प्रसंग में बता चुके हैं। लेकिन हमारे इतिहासकारों का अभिप्राय खड़ी बोली के फारसी निष्ठ रूप से नहीं होता, बल्कि आधुनिक हिंदी रूप से होता है, जिसके उदाहरण विरल ही नहीं, साहित्यिक दृष्टि से नगण्य हैं। जैन विद्वान हेमचंद्र सूरी सन 10631142 ई0 के व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में अपभ्रंश बोलियों के जो उदाहरण हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनमें खड़ी बोली की आकारांत प्रवृत्ति व्यक्त होती है और उससे खड़ी बोली के अस्तित्व और प्राचीनतम स्वरूपों का पता चलता है। बेसिक मल्ला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु लज्जेजतु क्युस्या जड़ भरगा घरेंतु में भमहला हुआ मारिया महारा भागा आदि की प्रवृत्ति खड़ी बोली का आभास देती है। इसी प्रकार राजस्थानी कवि नरपति नायक के वीसलदेव रासो सन 1144-60 में मोती का आशा क्या दीधा ताजी उत्तिम थाई चित फाठिया मन उचुलिया आदि पदांशों में और भराया पहुंचा परवाल्या आव्या आदि शब्द प्रयोगों में भी खड़ी बोली की आकारांत प्रवृत्ति देखी जा सकती है। किंतु इन उदाहरणों को बार बार दोहराकर हमारे इतिहासकार क्या सिद्ध करना चाहते हैं? यही न कि इतने प्राचीन समय में भी खड़ी बोली का अस्तित्व था, या एक ही शौरसेनी अपभ्रंश से निकलकर खड़ी बोली विकास कर रही थी। लेकिन इन उदाहरणों से खड़ी बोली हिंदी साहित्य के प्राचीन अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिलता। इसके पश्चात अमीर खुसरो सन 1,25,61,304 आते हैं। खुसरो फारसी के प्रतिमाशाली कवि और लेखक थे, साथ ही उन्होंने खड़ी बोली और ब्रजमाशा में भी लिखा है। खड़ी बोली में उनकी पहेलियां और मुकरनियां प्रसिद्ध हैं। ब्रजमाशा में उन्होंने अधिकतर गीत ही लिखे। अपने समय के प्रचलित नाम के अनुसार उन्होंने भारत की भाषाओं के वर्णन में ज़बान देहली को हिंदी या हिंदुई लिखा है, जिससे हिंदी के इतिहासकार अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि मान लेते हैं। किंतु उर्दू वाले भी उन्हें उर्दू का आदि कवि मानते हैं, क्योंकि यद्यपि अमीर खुसरो ने 11वीं शताब्दी के कवि रवाजा मसूद साद सलमान के हिंदी कविता संग्रह का उल्लेख किया है, लेकिन उनकी रवना उपलब्ध नहीं है और उपलब्ध सामग्री के अनुसार खुसरो ही उर्दू के प्रथम कवि ठहरते हैं। निस्संदेह खुसरो को भाषा खड़ी बोली हिंदी की पूर्व परंपरा में नहीं आती। वह इतनी परिष्कृत और साफ है कि उनके परवर्ती किसी हिंदी कवि ने 19वीं शताब्दी से पूर्व खड़ी बोली हिंदी कविता में उतनी परिष्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया। यद्यपि नामदेव, कबीर, नानक, दादू आदि अनेक निष्वन संत कवियों के पदों में यत्र तत्र खड़ी बोली के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो मराठी के कवि और संत नामदेव जन्म 1271 ई0 और कबीर सन 1400-15,416 ई0 से उदाहरण देकर यह भेद स्पष्ट करना उचित होगा, जब यार देखा नन भर दिल की गई चिंता उतर। ऐसा नहीं कोई अजब, राखे उसे समझाए कर, तुम तो हमारा यार है, तुम पर हमारा प्यार है, तुम दोस्ती वसियार है, एक शब्द मिलो तुम आए कर। खुसरो कहते बातें गजब, दिल में न लावे कुछ अजब, कृदरत शुदा की है अजब, जब जिव दिया गिल लाया कर। अमीर खुसरो पांडे तुम्हारी यायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकरी ढेंगा ढेंगरी तोरी लंगत लंगत आती थी। पांडे तुम्हारा महादेव घोल बलद चढ़ा आवत देखा था, पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरवर हुई, घर की जोए गवाई थी। हिंदू अंधा, तुर्का काना, दुबोते ज्ञानी सयाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीत। नामा सोई सक्या, जह देहरा न मतीत। नामदेव न कुछ किया न करी सक्या, न करने जोग शरीर जे कुछ किया सुहरी किया, ताते भया कबीर। कबीर किया कह न होत है, अन किया सब होत जे किया कछु होत है तो करता औरा कोई। द कबीर। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि नामदेव और कबीर की मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा में खड़ी बोली का सुष्ठ परिमार्जित रूप नहीं मिलता। अमीर खुसरो की खड़ी बोली उनसे कहीं अधिक साफ सुथरी है, लेकिन उपरोक्त उदाहरण में भी उर्दू के पूर्व रूप का आभास मिल जाता है। इस प्रकार के फुटकर खड़ी बोली प्रयोगों के उदाहरण गुरु नानक सन 1466-1536-60, दादू सन 1444-1603 ई0 और अंत में भूषण जन्म सन 1613 ई0 की शिवा बामनी में कुछ स्थानों पर और मिलते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह खां मृत्यु शुशद ई0 की लगभग 1768-1803-60 के बीच लिखी रानी केतकी की कहानी में ठेठ खड़ी बोली पद्म के कुछ गाने मिलते हैं। रानी को बहुत सी बेकली थी, कब सुखती कुछ बुर्री भली थी, चुपके चुपके कराहती थी, जीना अपना न चाहती थी, कहती थी कभी मदन बान है 8 पहर मुझे वही ध्यान, या प्यास किसे भला भूख, देखूं वही फिर हरे हरे रूख।
किंतु इन फुयकर उदाहरणों से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले खड़ी बोली हिंदी की किसी अविच्छिन्न परंपरा का सूत्र नहीं खोजा जा सकता। 600-700 वर्षों के बीच केवल इतने से उदाहरण अपवाद मात्र है और हमारी इस स्थापना को ही सिद्ध करते हैं कि हिंदी का सारा साहित्य आधुनिक युग या कहें राष्ट्रीय जागरण के युग की पैदावार है। इस दीर्घकाल में जब राजस्थानी, ब्रज, अवधी आदि में निरंतर काव्य साहित्य की रचना होती रही, उस समय हिंदी खड़ी बोली में ही क्यों नहीं हुई, इसके ऐतिहासिक कारणों का हम संक्षेप में निर्देश कर चुके हैं। लेकिन हिंदी के अनेक इतिहासकारों ने इतिहास पर अपना सांप्रदायिक दृष्टिकोण प्रक्षेपित करके यह मत प्रतिपादित किया कि उस समय हिंदू लोग खड़ी बोली को मुसलमानों की भाषा मानते थे, जिसके कारण उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों के लिए ब्रज, अवधी आदि लोक भाषाओं को अपनाया। इस तक के पक्ष में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिया जाता, वस्तुतः ऐतिहासिक प्रमाण इसके विपरीत है। उस समय कम से कम भाषा के संबंध में ऐसी कोई भावना नहीं थी। नहीं तो अमीर खुसरो ने कबीर, यारी साहब, बुल्ला साहब, सदना, रज्जब, दरिया साहब जैसे मुसलमान निशु अनापंथी संतों ने जायसी, दाऊद, अजन, कुतुब, जमाल, अहमद, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, फाजिल शाह आशी जैसे मुसलमान प्रेम मार्गी कवियों ने रसखान, आलम, कारेखा फकीर, कादिर, जमाल, मुबारक, रसलीन, महबूब, अहमदुल्ला, दीन दरवेश, नज़ीर, इफ़जुल्ला खां, हाफिज जैसे कृष्ण भक्ति परंपरा के मुसलमान कवियों और ताज और शेख जैसी कवियत्रियों ने, और अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, शाहजादा आजम शाह, शाह आलम बहादुर, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह तथा बहादुर शाह, जफर जैसे मुगल सम्राटों और शाही यादों ने और रहीम खान खाना और तानसेन जैसे मुसलमान अमीरों और दरबारियों ने अवधी और ब्रजभाषाओं में काव्य स्वना न की होती, क्यों न वे मुसलमानों की भाषा खड़ी बोली में ही लिखते, एक क्यों यहाँ के काव्य की भक्ति परंपरा को अपनाते। ठीक इसी प्रकार 19वीं शताब्दी से लेकर रसनिधि, वृंदावन, नागरीदास, सीतल, महादजी, यहाँ तक कि स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली उर्दू या रेखता में कविताएं न रची होती। उर्दू काव्य धारा के निर्माण में भी असंख्य हिंदू कवियों ने योग दिया है और अंग्रेजों के राज्यकाल में उमारी गई सांप्रदायिक भावना के बावजूद रचनाशील साहित्यकारों ने भाषाओं का संबंध कभी धर्म से नहीं जोड़ा और वे अपनी प्रतिमा के अनुकूल स्वच्छंद रीति से हिंदी या उर्दू को काव्य और साहित्य की भाषा के इस प्रसंग को समाप्त करते हुए हम संक्षेप में हिंदी और उर्दू के भेद को किंचित और स्पष्टता से बता देना उचित समझते हैं। हिंदी उर्दू की भिन्नता केवल संस्कृत या फारसी के अधिक शब्दों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। उनके व्याकरण, पिंगल, वाक्य विन्यास आदि में भी पर्याप्त भेद उत्पन्न हो गया है। प्राचीन कवियों को उर्दू की या हिंदी की काव्य परंपरा में स्थान देने से पहले हमने उनकी भाषा की प्रवृत्ति को परखने पर जोर दिया है। ये ठीक है कि वर्तमान काल की क्लिष्ट उर्दू में खड़ी बोली के क्रियापदों और कारक चिन्हों के अतिरिक्त कभी भी प्रत्येक शब्द अरबी फारसी का होता है, जैसे हिंदी की कतिपय रचनाओं में प्रत्येक शब्द संस्कृत का रहता है, जिससे दोनों शैलियां केवल ध्वनि भेद के कारण ही एक दूसरे से मिल दिखाई देती है। लेकिन जब उर्दू का वर्तमान रूप नहीं बना था और हिंदी, हिंदवी, दक्कनी हिंदी, रेखता आदि का सरल सुगम रूप था, उस समय भी उसकी प्रवृत्ति आधुनिक उर्दू की ओर ही थी, हिंदी की ओर नहीं। इसीलिए हमने अमीर खुसरो को उर्दू का आदि कवि कहा है, हिंदी का नहीं। प्रेम मार्गी कवियों को हमने ब्रज अवधि की काव्य परंपरा के अंतर्गत बताया है, क्योंकि उन्होंने अधिकतर परंपरा से लोक प्रचलित भारतीय छंदों का प्रयोग किया है और भाषा के ढांचे में हेरफेर न किया। उर्दू काव्य की शैली और भावभूमि धीरे धीरे पुनर्तः फारसी से प्रभावित हो गई। उर्दू का पिंगल अरुग्य फारसी से लिए जाने के कारण हिंदी के पिंगल से सबंथा भिन्न है। मसनवी, शीदा, रबाई, गजल सभी फारसी के हैं। फारसी ने ये असनाफ़े सखुन कविता के रूप विधान अरबी से लिए थे। फलतः उर्दू की अधिकतर परंपरागत उपमाएं, तशबीहात और रूपक इस्तरात भी फारसी अरबी के हैं। वाक्य विन्यास, बहुवचन, प्रत्यय आदि के प्रयोग और पारिभाषिक शब्दों के लिए फारसी अरबी पर निमिर होने की प्रवृत्तियां मी दोनों के भेद को पुष्ट करती हैं। इन तथ्यों के आधार पर यह स्वीकार करना ही इतिहास संगत होगा कि हिंदी खड़ी बोली काव्य का सूत्रपात वस्तुतः श्रीधर पाठक सन 1846-1628-60 ने ही किया। यूं तो भारतेंदु ने भी खड़ी बोली की हिंदी उर्दू दोनों शैलियों में कुछ कविताएं रची थीं, लेकिन वे कविता के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग ही उचित समझते थे और उन्होंने ब्रजभाषा में काफ़ी अच्छी कविता की भी है। उनकी इक्की दुक्की हिंदी कविताएं बहुत साधारण कोटि की हैं, तुकबंदियां मात्र हैं। देसी चूरन अमल, वेद का भारी,
जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाते श्याम सलोना। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रशिवित तुरत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचाकर लाते। अंधेर नगरी, या कहाँ हुए हमारे राम प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको सिधारे। बुढ़ापे में ये दुख भी देखना था, इसी के देखने को मैं बचा था। दशरथ विलाप, निश्चय ही इन उदाहरणों में कविता हरना व्यर्थ है। न इन फुटकर रचनाओं के आधार पर भारतेंदु को हिंदी कविता का जनक कह सकते हैं। इनके ही समकालीन श्रीधर पाठक अपेक्षा अधिक सामर्थ्य के कवि थे और उन्होंने हिंदी में जो कविता की, वह केवल टेक्निक और रूप की दृष्टि से ही नहीं, विचार वस्तु की दृष्टि से भी नवीन थी। परंपरागत ब्रजभाषा काव्य से भिन्न तो थी ही, राष्ट्रीय जागरण के आरंभ काल की प्रतिनिधि भी थी। उन्होंने लावनी की शैली पर एकांतवासी योगी की सन 1887 में रचना की, जिसने हिंदी कविता की परंपरा सूत्रप्रसात किया। खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य की सबसे पहली मौलिक कृति भारतेंदु का वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती प्रहसन है, जो एकांतवासी योगी से 14